तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का ये जो वीडियो है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है जो कि रीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। विशेषकर जो रीट लेवल 1 या लेवल 2 दोनों ही किसी भी लेवल से अगर आप तैयारी कर रहे हो, इसके साथ में अगर आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की जो टेट एग्ज़ाम होती है उसकी तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इस वीडियो के अंतर्गत अपन मनोविज्ञान विषय जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है उसके 50 अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। ये सभी जो 50 क्वेश्चन है सारे के सारे अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और कुछ ऐसे क्वेश्चन नए नए क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको घुमा घुमा करके कैसे पूछ सकता है, वो सारे क्वेश्चन आपको इस 50 क्वेश्चन के अंतर्गत मिलने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के ये क्लास रीट एग्जाम की तैयारी करने वाले उन स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि 1 डेढ़ महीने के बाद में आपका रीट एग्जाम है। तो आपके जो 30 नंबर की साइकोलॉजी आती है उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करता हूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। देखो भाई साहब, सबसे पहले तो अपन क्वेश्चन कैसे करेंगे, अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके साथ में उसका आंसर भी करेंगे, लेकिन उसका 360 सॉल्यूशन भी करने वाले हैं, यानी कि उस क्वेश्चन से संबंधित क्या क्या और जानकारी एग्जाम में पूछी जा सकती है या पूछी गई है उसको भी अपन डिटेल में अध्ययन करेंगे, ताकि वो बच्चा जिसने तैयारी कर चुका है उसका रिवीजन हो जाएगा, वो अपने आप को जांच पाएगा कि उसकी तैयारी कितनी क्या चल रही है, और जो बच्चा बिल्कुल फ्रेशर है उसका भी आराम से साइकोलॉजी पकड़ में आने लग जाएगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई साहब, पहला क्वेश्चन देखो, बालक का प्रारंभिक विकास किससे अधिक प्रभावित होता है। देखो सबसे पहले तो अपने को क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। ये पूछ रहा है कि प्रारंभिक विकास, उसका जो बालक का जो प्रारंभिक विकास होता है वो सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित होता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आराम से देखो। सामाजिक परिवेश से, जैविक कारक से, या फिर विद्यालय की शिक्षा से, या फिर मित्र समूह से। तो ध्यान रख लेना, इसमें गलती ये मत कर देना, इसमें प्रारंभिक विकास बोल रहा है। तो बच्चे का जो प्रारंभिक विकास होता है वो केवल और केवल जैविक कारकों पर निर्भर करता है, सबसे ज़्यादा जैविक कारकों पर निर्भर करता है। बच्चे के ऊपर सामाजिक परिवेश का बाद में प्रभाव पड़ता है, शुरू शुरू में जब उसका प्रारंभिक जीवन होता है उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। विद्यालय की शिक्षा का प्रभाव जब पड़ेगा जब वो स्कूल जाने लगेगा, और मित्र समूह का प्रभाव भी जब पड़ेगा जब वो मित्र समूह के साथ में मिलने लगेगा। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन करता है, जैविक कारक सबसे ज़्यादा बालक के प्रारंभिक विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है अपने रीट एग्जाम के अंतर्गत ही प्रीवियस ईयर में। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, अगला क्वेश्चन है बॉन्ड थ्योरी के बारे में। ये भी बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। बंधन सिद्धांत यानी कि बॉन्ड थ्योरी किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। बताओ भाई साहब, बॉन्ड थ्योरी किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई थी। आपको देखो जितनी भी थ्योरी है, जितने भी सिद्धांत है, उन सबके वैज्ञानिक याद कर लेना है कि कौन सी थ्योरी किसने दी है। एक क्वेश्चन तो 100% इसी का आता है। ठीक है, तो जो बॉन्ड थ्योरी दी थी वो दी थी थॉर्नडाइक भाई साहब ने। किसने दी थी, थॉर्नडाइक भाई साहब ने। थॉर्नडाइक ने, आप जानते होंगे थॉर्नडाइक को क्या कहा जाता है, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसको कहा जाता है, थॉर्नडाइक को कहा जाता है। और इन्होंने बॉन्ड थ्योरी भी दी थी। इनका अधिगम में एक सिद्धांत भी था, बताओ फटाफट से। थॉर्नडाइक का अधिगम में कौन सा सिद्धांत था, अधिगम में कौन सा था, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जो बिल्ली पर प्रयोग किया था। इसके अलावा और ऑप्शन को देखिए तो अपन स्किनर के बारे में बताओ, स्किनर ने क्या किया था। तो स्किनर का भी अधिगम में एक सिद्धांत आता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, आप सबको पता होगा, जिसमें ये अपन चूहे पर और कबूतर के ऊपर प्रयोग करते हैं। पियाजे के बारे में आप जानते होंगे, जीन पियाजे, जो अपने संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। ये 4 अवस्थाएं बताई थी इन्होंने। इसके अलावा ब्रूनर के बारे में भी आप जानते हो, ये भी संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। कुल मिलाकर के बॉन्ड थ्योरी किसने दी थी, थॉर्नडाइक ने दी थी। आगे बढ़े भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा क्वेश्चन है जो कि लगभग सभी एग्जाम के अंतर्गत एक एक बार तो कम से कम पूछ चुका है, और रीट एग्जाम के अंतर्गत 4-5 बार अभी तक प्रीवियस ईयर में आ चुका है। देखो स्कीमा एक शब्द है, ठीक है, स्कीमा एक शब्द है, या स्कीमा का जो सिद्धांत है वो किसने संबंधित है, किससे संबंधित है, मतलब कि स्कीमा का जो सिद्धांत है वो किस चीज से संबंधित है। तो जिसने पढ़ रखा हो आप फटाफट से बताओ भाई, ऑप्शन देखो आराम से। स्कीमा का सिद्धांत किससे संबंधित है, विकासात्मक मनोविज्ञान से, व्यवहारवाद से, संज्ञानात्मक विकास से, और सीखने का सिद्धांत से। तो ध्यान रख लेना, जो स्कीमा है वो स्कीमा किससे संबंधित है, ये अपने संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है स्कीमा। ध्यान रख लेना, व्यवहारवाद मत कर देना। इसका आंसर होगा स्कीमा किससे संबंधित है, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। ठीक है, और संज्ञानात्मक विकास का जनक किसको कहा जाता है, जीन पियाजे को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। फटाफट से आंसर बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 4 का। बालक का मानसिक आयु और कालानुक्रमिक आयु
के अनुपात को क्या कहते हैं? अब देखो भाई साहब, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। देखो, अपन जो आईक्यू होती है, बुद्धि लब्धि निकालते हैं, वो होती है अपनी मानसिक आयु, यानी कि जो मानसिक आयु होती है उसमें अपन वास्तविक आयु का अनुपात का भाग लगा देते हैं। कुल मिलाकर के मानसिक आयु और वास्तविक आयु, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? आईक्यू कहलाती है, यानी कि बुद्धि लब्धि कहलाती है। और ये जो फॉर्मूला दिया था वो किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था, फटाफट से बताओ। तो ये फॉर्मूला दिया था स्टर्न नाम के मनोवैज्ञानिक ने। ध्यान रख लेना, टर्मन मत कर देना। टर्मन ने कौन सा दिया था जिसमें यहाँ पर गुणा में 100 भी कर देता है आगे, ध्यान रख लेना। अगर अपन एम ए अपॉन यानी कि जो मेंटल आयु है बटे वास्तविक आयु इंटू 100 कर देते हैं तो ये टर्मन के द्वारा दिया गया सूत्र था। लेकिन अगर अपन 100 नहीं करते हैं तो ये किसके द्वारा दिया गया था? स्टर्न के द्वारा दिया गया था। तो कुल मिलाकर के प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि मानसिक आयु और कालानुक्रमिक आयु यानी कि जो अपनी वास्तविक आयु होती है, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? ये बुद्धि लब्धि निकालने का एक फॉर्मूला है। ठीक है, क्या होता है? बुद्धि लब्धि जो आईक्यू निकालने का एक फॉर्मूला होता है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आराम से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मोटर कौशल किससे संबंधित है, यानी कि किस गतिविधि से संबंधित है मोटर कौशल। मोटर कौशल का मतलब हो गया मोटर स्किल, यानी कि मोटर स्किल और जो ग्रॉस स्किल होती है ना, ये किससे संबंधित है? तो आपको मैंने हिंट दे दिया भाई, मोटर स्किल और ग्रॉस स्किल किससे संबंधित है? शारीरिक गतिविधि से संबंधित है। जब अपन बाल विकास वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें शारीरिक विकास आता है। उस शारीरिक विकास के अंतर्गत मोटर कौशल यानी कि मोटर स्किल और ग्रॉस स्किल, दो प्रकार की स्किल आती है। मोटर स्किल के अंतर्गत तो अपन क्या करते हैं कि पूरे के पूरे मतलब बड़े क्षेत्र में, जैसे कि अगर मैं दौड़ लगा रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? मोटर स्किल का प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर मैं लिख रहा हूँ तो मैं ग्रॉस स्किल का प्रयोग कर रहा हूँ। कुल मिलाकर के जिसमें अपना पूरा शरीर काम आता है वो तो मोटर स्किल होती है, और जिसके अंतर्गत कोई विशेष अंग काम में आता है वो क्या होती है? ग्रॉस स्किल होती है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 6। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपके रीट एग्जाम तक मैं इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपका कॉन्फिडेंस साइकोलॉजी के अंतर्गत हाई लेवल पर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 6। अधिगम का वह प्रकार जिसमें बच्चे पर्यावरण को देख समझकर सीखते हैं। कुल मिलाकर के अपने को अधिगम का टाइप पूछ रहा है भाई, ऐसा कौन सा अधिगम है जिसमें बच्चे पर्यावरण को देख कर जो देख समझ कर सीखते हैं उसको क्या कहते हैं? बताओ भाई साहब फटाफट से। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रेक्षणीय अधिगम। देखो नाम से पता चल रहा है, प्रेक्षण करके जो अपन सीखते हैं उसको प्रेक्षणीय अधिगम कहा जाता है। यानी कि इसमें बच्चे पर्यावरण को देख करके समझ करके सीखते हैं तो इसको प्रेक्षणीय अधिगम कहा जाता है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, और बाकी आप बाद में बताना कि आपके क्वेश्चन कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम का क्या अभिप्राय है? बताओ भाई साहब। अपन सभी जानते हैं, देखो एग्जाम में 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछ चुका है कि अपना जो प्रभाव का नियम किसने दिया था, कौन सा प्रभाव का नियम किसने दिया था? तो ये थॉर्नडाइक ने दिया था। ध्यान रख लेना, थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम का क्या अभिप्राय है, मतलब इसका मतलब क्या है प्रभाव के नियम का? तो ध्यान रख लेना, प्रभाव के नियम का मतलब है अधिगम संतोषजनक परिणाम से होता है। मतलब कि अपन ने अगर कुछ भी कार्य किया, ठीक है, और उससे अपन सीखेंगे या नहीं सीखेंगे वो किस पर डिपेंड करता है? अपने खुद पर डिपेंड करता है। अगर अपन उस कार्य को करने के बाद में संतुष्ट हो गए, ठीक है, संतुष्ट हो गए, इसका मतलब कि अपन उसको सीख लिया। अगर संतुष्ट नहीं होंगे तो उस ज्ञान को अपन नहीं सीखेंगे। ध्यान रख लेना, अगर अपन किसी भी चीज़ को याद करते हैं, सीखते हैं, तो उससे अगर अपन संतुष्ट हो जाएंगे तो वो चीज़ अपने को याद हो जाती है। और अगर अपन उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, यानी कि उसका प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ता है, तो वो चीज़ अपने को याद नहीं होती है। तो कुल मिलाकर के जो प्रभाव का नियम था, ये मुख्य नियम था, किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। और इस प्रभाव के नियम का क्या मतलब है? इस प्रभाव के नियम का मतलब है कि अधिगम संतोषजनक परिणाम से होता है। यानी कि अधिगम तभी होगा जब आप संतोषजनक परिणाम हासिल करोगे। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वस्थ विकास की विशेषता कौन सी है? यानी कि जो स्वस्थ विकास होता है, हेल्दी जो डेवलपमेंट होता है, उसकी विशेषता कौन सी होती है? तो देखो ऑप्शन देखो, सभी आयु वर्ग में समान दर। स्वस्थ विकास सभी आयु वर्ग में तो समान दर से तो नहीं होता। विविधता और अद्वितीयता, बिल्कुल सही बात है। विविधता यानी कि उसमें विभिन्नताएं, और अद्वितीयता क्या होती है? स्वस्थ विकास की
विशेषता होती है, किसकी? स्वस्थ विकास की विशेषता होती है। और केवल शारीरिक विकास नहीं होता इसमें, केवल मानसिक विकास भी नहीं होता। तो कुल मिलाकर के जो स्वस्थ विकास होता है उसमें क्या विशेषता होती है कि उसमें विविधता होती है और उसमें अद्वितीयता भी होती है, ठीक है, उसमें यूनिकनेस भी होती है और विविधता भी होती है। किसके अंतर्गत? स्वस्थ विकास के अंतर्गत। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रेरणा शब्द का अर्थ क्या है? प्रेरणा शब्द का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन देखो, एक तो मानसिक ऊर्जा दे रखा है। प्रेरणा शब्द का अर्थ क्या है? प्रेरणा, प्रेरणा शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? बताओ फटाफट से, ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको ढंग से। प्रेरणा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो प्रेरणा शब्द का अर्थ होता है लक्ष्य की ओर प्रेरित करने वाली आंतरिक शक्ति। मतलब मोटिवेशन के बारे में पूछ रहा है ये, कि मोटिवेशन क्या होता है? तो मोटिवेशन कुछ नहीं होता, अगर अपन कोई लक्ष्य ले रखा है तो उस लक्ष्य की ओर प्रेरित होने के लिए, यानी कि आगे बढ़ने के लिए, उसके लिए जो आंतरिक शक्ति होती है उसी को प्रेरणा या मोटिवेशन कहा जाता है। ये सीटेट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, बच्चों में नैतिक विकास किस सिद्धांत के तहत अध्ययन किया जाता है? बताओ भाई फटाफट से। बच्चों में जो नैतिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है, वो किस सिद्धांत के तहत अध्ययन किया जाता है? तो आराम से कुल मिलाकर के इतना पूछना चाहता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? बताओ भाई फटाफट से। देखो, पियाजे ने तो कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। वाइगोस्की ने कौन सा दिया था? सामाजिक और संस्कृति संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और थॉर्नडाइक का सिद्धांत तो अपने को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत पता ही है। तो ये जो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलबर्ग ने दिया था। किसने दिया था? एक मनोवैज्ञानिक थे कोहलबर्ग नाम के, उन्होंने दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत। देखो, नैतिक विकास के बारे में दो ही लोगों ने बताया, एक तो जीन पियाजे ने और एक कोहलबर्ग ने। मेन किसने बताया था? कोहलबर्ग ने बताया था। तो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलबर्ग ने दिया था। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? सीखने की प्रक्रिया को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? बताओ भाई साहब। यानी कि सीखने की प्रक्रिया का मतलब हो गया अधिगम को, अधिगम को प्रभावित करने वाला, सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? मतलब हमारे सीखने को कौन सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? तो शिक्षक की योग्यता। अगर शिक्षक की योग्यता से क्या मतलब है? अपन सीखना ही नहीं चाहिए तो छात्र की रुचि और प्रेरणा, बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चे की रुचि होगी, उसका इंटरेस्ट होगा, उसमें अगर मोटिवेशन होगा, तभी सीख पाएगा। पाठ्यक्रम की जटिलता उसके सीखने पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी, मतलब डाले तो गी लेकिन इतना ज़्यादा नहीं डालेगी। और विद्यालय का वातावरण भी उस पर इतना प्रभावित नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर के बच्चे में जो लर्निंग की स्किल होती है, यानी कि अधिगम को सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित करता है? उसकी रुचि प्रभावित करती है, बच्चा इंटरेस्टेड है या नहीं और उसमें मोटिवेशन है या नहीं, कुल मिलाकर के। ठीक है, तो ये चीज़ें किसको प्रभावित करती है? अधिगम को, यानी कि सीखने की प्रक्रिया को सबसे अधिक प्रभावित करती है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। डेली के डेली आपको इसी चैनल पर सुबह 7 बजे क्लास मिलेगी रीट एग्जाम के लिए, लेवल 1 और 2 के लिए, साइकोलॉजी के लिए। कोशिश करूंगा और सब्जेक्ट की भी स्टार्ट करूं, लेकिन फिलहाल साइकोलॉजी की देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार निकटतम विकास का क्षेत्र क्या है? देखो, जेडपीडी के बारे में आपने सुना है, निकटतम विकास का क्षेत्र या समीपस्थ दूरी का क्षेत्र। ठीक है, निकटतम विकास का क्षेत्र। देखो, ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछा जाता है। एक तो ये पूछा जाता है कि निकटतम विकास का क्षेत्र की परिभाषा किसने दी थी, यानी निकटतम विकास क्षेत्र की परिभाषा या अवधारणा किसने दी थी? तो ये वाइगोत्स्की ने दी थी। वाइगोत्स्की कौन थे? एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने निकटतम विकास का क्षेत्र की परिभाषा दी थी, यानी जेडपीडी की परिभाषा दी थी। ठीक है, इतना याद हो गया। अब ये पूछना चाहता है कि ये जेडपीडी है क्या? निकटतम विकास का क्षेत्र है क्या? इसके बारे में बताओ। तो इसका मतलब है कि वह कार्य जो बालक दूसरों की सहायता से कर सकता है उसको निकटतम विकास का क्षेत्र कहते हैं। मतलब कि अगर कोई स्टूडेंट ए है, उसको किसी काम को करने में दिक्कत आ रही है और उसी के निकटतम में कोई उसका पड़ोसी बी है, यानी उसका दोस्त है, अगर उसको उस कार्य में मदद करता है तो ये बी जो है ना, इसके निकटतम विकास के क्षेत्र में आ जाता है। किसमें आ जाता है? निकटतम विकास के क्षेत्र में आ जाता है। तो कुल मिलाकर के निकटतम विकास का क्षेत्र किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था। इसके अनुसार वह कार्य जो बालक दूसरों की सहायता से करता है उसको निकटतम विकास का क्षेत्र कहते हैं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 13। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, बाकी अगर आपको कमेंट खुला है, आप कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं भाई साहब।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, बच्चे में अहम भाव यानी कि घमंड किस आयु में अधिक होता है? बताओ भाई साहब, आप आराम से देख के बता सकते हो कि अहम भाव यानी कि जो उसमें घमंड आता है वो कौन सी आयु में आता है? शिशु अवस्था में तो किसी बात का घमंड नहीं होता उसको, बाल्य अवस्था में वो खेलने कूदने में व्यस्त रहता है, प्रौढ़ा अवस्था में घमंड करके क्या करेगा? तो उसको सबसे ज्यादा जो अहम भाव होता है वो किशोर अवस्था के अंतर्गत होता है। आप नहीं देखते क्या किशोर अवस्था में बच्चे एटीट्यूड लेकर के घूमते हैं, ठीक है? तो किशोर अवस्था में सबसे ज्यादा अहम भाव होता है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 14। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? एक सेकंड, क्वेश्चन कट रहा है, ये लो भाई साहब, ये क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो। प्रभावी अधिगम के लिए, यानी कि प्रभावी अधिगम का मतलब हो गया कि अपन जो सीख रहे हैं वो प्रभावी ढंग से सीख रहे हैं, उसके लिए मनोवृत्ति का होना आवश्यक है। इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? देखो, कई बार आपने सुना होगा कि प्रभावी अधिगम के लिए यानी कि जो भी अपन सीख रहे हैं उसको अच्छे ढंग से सीखने के लिए मनोवृत्ति का होना जरूरी है। कई बार टीचर बोलता है कि इस बच्चे में मनोवृत्ति नहीं है, इसमें इच्छा शक्ति नहीं है। तो कुल मिलाकर के मनोवृत्ति का मतलब होता है उसमें इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति है या नहीं, ठीक है? तो कुल मिलाकर के प्रभावी अधिगम में मनोवृत्ति का होना आवश्यक है। इसका मतलब है कि विषय के प्रति रुचि होनी चाहिए, सबसे पहले तो उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, स्थायी दृष्टिकोण होना चाहिए, उसका दृष्टिकोण स्थायी होना चाहिए कि मुझे ये सीखना है या नहीं सीखना है, ठीक है? स्थायी होना चाहिए और सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। जब तक वो सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखेगा तब तक वो अधिगम प्रभावी नहीं हो सकता, ठीक है? तो उपरोक्त तीनों ही कारण क्या होते हैं? मनोवृत्ति के होते हैं। कुल मिलाकर के अपन कई बार नहीं बोलते क्या, अगर अपने को अच्छे से सीखना है तो अपनी मनोवृत्ति होनी जरूरी है। मनोवृत्ति का मतलब अपनी इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए, अपना उसके उस टॉपिक के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, स्थायी दृष्टिकोण होना चाहिए और इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए, ठीक है? तो मनोवृत्ति का ये मतलब होता है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, बालक का प्रथम सामाजिक संपर्क किससे होता है? देखो, सबसे पहले जो संपर्क तो पूछ रहा है, लेकिन ये पूछ रहा सामाजिक संपर्क, बच्चे का सबसे पहला सामाजिक संपर्क किससे होता है? तो बच्चे का सबसे पहला जो सामाजिक संपर्क होता है वो होता है माता पिता से। देखो, आप कई बच्चे सोच रहे होंगे कि मित्र करना चाहिए इसमें आंसर, या पड़ोसी करना चाहिए, लेकिन ध्यान रख लेना जो माता पिता होते हैं वो भी सामाजिक में ही आते हैं, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको पता नहीं होता है कि उसके माता कौन है, पिता कौन है, ठीक है? तो सबसे पहला जो प्राथमिक संपर्क होता है वो उसके माता पिता होते हैं, ठीक है? उसके बाद में फिर वो बाहर के परिवेश में ढलने लग जाता है और अधिक संपर्क बढ़ाता है, उसके बाद में उसकी सामाजिकता का विकास होता है। आगे बढ़े, ये हो गए भाई साहब कितने क्वेश्चन हो गए? 15 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में अपन बढ़ते हैं आगे 16वें क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? आराम से पढ़ो भाई। क्वेश्चन नंबर 16 है, किशोर अवस्था को संक्रमण काल क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, दो तरीके से पूछा जाता है। कौन सी अवस्था को संक्रमण काल कहा जाता है? कौन सी अवस्था को ट्रांजिशन यानी संक्रमण काल कहा जाता है? तो किशोर अवस्था को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? किशोर अवस्था को कहा जाता है। अब ये पूछ रहा कि ऐसा क्यों कहा जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? तो ध्यान रख लेना, किशोर अवस्था को संक्रमण अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें यह शारीरिक और मानसिक विकास का समय है। कुल मिलाकर के इसमें शारीरिक विकास भी होता है और मानसिक विकास भी बहुत तेज होता है, इस कारण से इसको संक्रमण काल की अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संक्रमण काल की। देखो, केवल शारीरिक परिवर्तन तो केवल मानसिक परिवर्तन यानी कि केवल गलत हो गया, यहाँ पर अगर केवल वर्ड आ गया तो ये गलत है। इसमें शारीरिक विकास भी होता है और मानसिक विकास भी होता है, इस कारण से संक्रमण काल कहा जाता है, ठीक है? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? सीखने के लिए प्रबल प्रेरणा का क्या महत्व है? प्रबल प्रेरणा, वही बात आ गई, मोटिवेशन, यानी कि सीखने के लिए, किसी भी चीज को सीखने के लिए बहुत ज्यादा प्रबल मोटिवेशन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका महत्व क्या है? बताओ फटाफट से ऑप्शन देखो भाई साहब। यह प्रयास को प्रोत्साहित करती है, यह प्रदर्शन को कम करती है, यह अधिगम में बाधा उत्पन्न करती है, ये केवल मानसिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। अब आप मुझे बताओ, अगर अपना मोटिवेशन हाई होगा, अगर अपना मोटिवेशन हाई होगा तो अपना प्रदर्शन कम कर होगा क्या, यानी कि परफॉर्मेंस कम हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती है, तो गलत हो गया। ये अधिगम में बाधा उत्पन्न करता है, बिल्कुल ही गलत बात है। मोटिवेशन अगर नहीं होगा तब बाधा उत्पन्न होगी, मोटिवेशन अधिक होगा तो उससे बाधा उत्पन्न नहीं होती है। ये केवल केवल और केवल मानसिक क्रिया को प्रभावित नहीं करता है, ये मानसिक को भी प्रभावित करता है और शारीरिक को प्रभावित करता है। अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है तो आप सुबह उठकर 4 बजे उठ करके आप दौड़ लगाने नहीं जा सकते,
से। तो कुल मिलाकर के मानसिक क्रियाओं और शारीरिक विकास दोनों को प्रभावित करता है। तो कुल मिलाकर के इसका आंसर हो जाएगा कि प्रबल प्रेरणा का महत्व क्या है, ये प्रयास को प्रोत्साहित करता है। अपन जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें अपना जो प्रयास होता है, अगर अपन निराश हो गए तो उसको प्रोत्साहित करता है, अपने को क्या देता है, रेनफोर्समेंट देता है, यानी पुनर्बलन देता है, अपने को मोटिवेशन देता है। ठीक है, तो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन कट रहा है, एक मिनट पूरा दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 18, ये देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बाल्य अवस्था का कौन सा चरण होता है। देखो भाई साहब, ये क्वेश्चन 3-4 तरीके से एग्जाम में अब तक पूछ चुका है। सबसे पहला क्वेश्चन कि पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। एक तो क्वेश्चन ये पूछता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो जीन पियाजे ने दिया था। और जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया उसमें कितने चरण थे, 4 चरण थे, यानी कि 4 अवस्थाएं थी। तो ये पूछ रहा है कि बाल्यावस्था कौन से में आती है, कौन से चरण के अंतर्गत आती है बाल्यावस्था। ठीक है, तो बाल्यावस्था अपनी आती है पूर्व संक्रियात्मक चरण में, यानी कि दूसरा जो चरण है, दूसरी जो अवस्था है उसमें बाल्यावस्था आती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहली है संवेदी मोटर चरण, यानी कि सेंसरी मोटर स्किल वाला जो अवस्था थी। दूसरी थी अपनी पूर्व संक्रियात्मक चरण, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। और तीसरी थी अपने पास मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि कंक्रीट या फिर फॉर्मल औपचारिक अवस्था। जो बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। बाल्यावस्था को बताया था किसने, पियाजे ने बताया था अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में। तो इस क्वेश्चन को बहुत ढंग से पढ़ लेना। सबसे पहला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, पियाजे ने दिया। इसमें कितनी अवस्थाएं होती है, 4 अवस्थाएं होती है। पूछ लेगा कौन सी नहीं है, तो चारों के नाम याद रख लो। इसके बाद में ये पूछ रहा है कि बाल्यावस्था कौन सी में है, तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, अधिगम को सबसे उपयुक्त परिभाषा किस प्रकार दी जा सकती है। मतलब अधिगम क्या होता है, लर्निंग होती है। क्या होती है, लर्निंग। लर्निंग की सबसे बढ़िया परिभाषा बताओ भाई फटाफट से। तो देखो, स्थायी परिवर्तन होता है क्या, अपन सभी जानते हैं कि अधिगम एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, यानी कि स्थायी भी नहीं है, अस्थायी भी नहीं है, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। व्यवहार में परिवर्तन कह सकते हैं क्या, तीसरा ऑप्शन भी देख लो, अनुभव के आधार पर स्थायी व्यवहार परिवर्तन। और चौथा कौन सा, प्रयासों का परिणाम। तो लर्निंग क्या होती है, इसकी सबसे बढ़िया जो परिभाषा है वो है अनुभव के आधार पर, जो भी अपन एक्सपीरियंसेस करते हैं उसके अनुसार जो स्थायी व्यवहार परिवर्तन होता है। वैसे तो इसमें लाइन निकलनी चाहिए थी, कौन सी, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, उसको क्या कहते हैं अपन, अधिगम कहते हैं। तो अधिगम का मतलब हो गया कि अनुभव के आधार पर अपने जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आते हैं, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आते हैं, उसी को अधिगम या लर्निंग कहा जाता है। इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 भाई बहुत सिंपल पूछ लिया वैसे तो, लेकिन जिसको साइकोलॉजी नहीं आती है उसके लिए तो बहुत कठिन क्वेश्चन है। ठीक है, तो आईक्यू का पूर्ण रूप क्या है, आईक्यू की फुल फॉर्म क्या है। देखो भाई साहब, किसी को पता नहीं हो तो वो तो नहीं कर सकता, तो इंटेलिजेंस तो सब कर देंगे। देखो यहाँ पे भी गड़बड़ मत कर देना, यहाँ पर इंटेलिजेंट भी लिख सकता है वो, और इंटेलिजेंस भी लिख सकता है। तो आपको ध्यान रख लेना, इंटेलिजेंस होगा और कोसेंट होगा। क्या होगा, इंटेलिजेंस कोसेंट क्या होता है, आईक्यू की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। तो देखो भाई साहब, अपना लगभग अपन हो चुके हैं 20 मिनट में, अपन ने 20 क्वेश्चन कर लिए लगभग, ये मान लो 20 मिनट में 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन आपको इतने अच्छे ढंग से मैंने सिखाया है कि आपको ये क्वेश्चन यहीं पर याद हो गए होंगे, और इनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको बताया। ये जो पूरी पीडीएफ थी 50 क्वेश्चनों की थी, लेकिन अभी मैं पहली क्लास है इस कारण से 20 क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब इसके बाकी के जो 30 क्वेश्चन है अगले वीडियो के अंतर्गत हम कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और आप बताना कि आपके लगभग कितने क्वेश्चन सही थे। और अगर कुछ भी डाउट तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी अगले वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और बेल आइकन को दबा देना, ताकि जैसे मेरा वीडियो आता है तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। वैसे तो सुबह 7 बजे डेली, ध्यान रख लेना, सुबह 7 बजे अपने चैनल पर वीडियो अपलोड हो जाएगा। किससे रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड अपने एमसीक्यू क्वेश्चन की क्लास चलेगी डेली सुबह 7 बजे इसी चैनल पर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंतर्गत। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें।